जिस पे भरोसा होता है जब वही लोग धोखा देते हैं तो पूरी दुनिया मतलबी सी लगने लगती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की जो अपने घर परिवार वालों को बिना बताए अपनी सहेली के साथ शहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन शहर से वापस उसे अपने घर पहुंचने में लगभग 2 सालों का समय लग जाता है। और इन 2 सालों में उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे दरिंदे भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मऊ, और इसी मऊ का एक कॉलोनी आता है मुंशीपुरा, और इसी मुंशीपुरा कॉलोनी की रहने वाली रीमा जिसकी उम्र है लगभग 14 से 15 साल के आसपास। दरअसल रीमा के पिता बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। रीमा की माँ, जो कि लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन के काम करती है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्ची की परवरिश करती है। रीमा के घर की माली हालत इतनी काफ़ी ख़राब होती है कि रीमा भी बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और अक्सर अपने माँ के साथ लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाती है। रीमा की एक सहेली है जिसका नाम है निशा, जिसकी उम्र है लगभग 18 से 19 साल के आसपास। दरअसल रीमा और निशा जो बचपन की ही सहेलियां हैं। निशा के 2 रिश्तेदार हैं, जिसमें से एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है प्रकाश, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। इसीलिए निशा अक्सर अपने दोनों रिश्तेदारों के पास वाराणसी जाती है और वहाँ से जब घूम करके वापस अपने गांव में आती है, शहर की तरह तरह की बड़ाइयाँ अपनी सहेली रीमा से बताती है, जिसे सुन करके रीमा भी अपने दोस्त निशा से कहती है कि काश अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह शहर घूमने के लिए जाती। जैसी इस तरह की बातें कहती है तो निशा कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब अगली बार जाऊंगी तुम्हें भी अपने साथ लेकर के जाऊंगी। रीमा कहती है कि मेरी माँ कभी भी शहर जाने नहीं देगी। इस पे निशा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल हम सुबह को चलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तुम्हारी माँ को कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम दिन भर थी कहाँ पे। जैसे इस तरह की बातें कहती है, रीमा निशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर साल 2021 के शुरुआती महीने में एक दिन रीमा निशा के साथ वाराणसी जाती है। वहाँ पे जब पहुँचती है दिन भर शहर घूमती है, लेकिन जैसे ही शहर में पहुँचती है, निशा के दोनों रिश्तेदार अजय और प्रकाश रीमा को जब देखते हैं तो रीमा की खूबसूरती देख कहीं ना कहीं दोनों की नीयत ख़राब हो जाती है। शाम के वक्त रीमा जब अपने घर वापस आने के लिए कहती है, अजय और प्रकाश रीमा को एक कमरे के अंदर लेकर के जाते हैं और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। रीमा जब दोनों को मना करती है तो पहले अजय रीमा के साथ दुष्कर्म करता है और उस पल का कुछ वीडियो प्रकाश अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद से प्रकाश जब रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है तो अजय भी उस पल का कुछ वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। अजय और प्रकाश जब रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, रीमा इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है, लेकिन इन दोनों के सर पे इस कदर से हैवानियत सवार हो जाती है कि रीमा की चीख पुकार इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। जैसे ही अजय और प्रकाश की अपनी हवस पूरी हो जाती है, रीमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब दोनों को धमकी देते हुए कहती है कि शाम के वक्त जब मैं घर पे जाऊंगी ये सारी बातें अपनी माँ से बता दूंगी। रीमा जैसे इस तरह की धमकी दोनों को देती है, अजय और प्रकाश ये सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। रीमा को घर नहीं भेजते हैं, बल्कि उसी कमरे में 1 सप्ताह तक और बंद करके रखते हैं और लगातार 1 सप्ताह तक रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, इधर रीमा का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, रीमा की माँ नज़दीकी थाने में जाकर अपनी बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रीमा की तलाश नहीं करती है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी अजय और प्रकाश को मालूम चल जाता है
कि रीमा की मां थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है। इसीलिए अब ये दोनों इस प्रकार से डर जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि अगर रीमा घर पे गई, सीधे थाने में जाएगी, पुलिस को जब बताएगी, हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसीलिए अजय और प्रकाश अब रीमा से अपना छुटकारा पाने के लिए इसी वाराणसी के शिवदासपुर वेश्या बाजार में जाते हैं और वहाँ के कोठे की मालकिन अफजल बेगम से मुलाकात करते हैं। दरअसल अजय और प्रकाश अफजल बेगम को पहले से ही जानते थे। जा कर के अफजल बेगम से कहते कि हमारे पास एक लड़की है जिसे तुम अपने पास रख लो। अफजल बेगम उस लड़की के पहले उम्र के बारे में पूछताछ करती है। दोनों कहते हैं कि उसकी उम्र अभी मात्र 14 से 15 साल के आसपास है। जैसे ही नाबालिग बताते हैं, अफजल बेगम रीमा को अपने पास रखने से इनकार कर देती है। दोनों कहते हैं कि हमने रीमा के साथ लगभग 1 सप्ताह तक गलत काम किया है और हमने उसका कुछ अश्लील वीडियो भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अपने पास रख लो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जैसे इस तरह की बातें कहते हैं, अफजल बेगम भी कम उम्र की लड़की को जानकर लालच में आ जाती है, क्योंकि वेश्या बाज़ार में कम उम्र की लड़कियों का अच्छा खासा डिमांड होता है, उन पे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। दरअसल अफजल बेगम दोनों के सामने सिर्फ इनकार इसलिए करती है कि अजय और प्रकाश उससे ज़्यादा पैसे ना मांगे। बार बार जब इनकार करने लगती है, अजय और प्रकाश अफजल बेगम से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी समझ में आएगा हमें पैसे दे दो और उसे अपने पास रख लो। तब जाकर के अफजल बेगम दोनों को 30,000 रुपये देती है और रीमा को अपने पास रख लेती है। दरअसल अफजल बेगम भी जो अपना धंधा चलाती है, वहाँ पे लड़कियों के साथ में सिर्फ गलत काम ही नहीं करवाती है, बल्कि उस पल का कुछ अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें मार्केट में भी सेल करती है और इस रास्ते से भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। उसके धंधे पे जो लोग आते हैं, उसी अश्लील वीडियो को दिखाकर और तब उन लड़कियों के साथ में काम भी करवाती है, जिसकी वजह से अफजल बेगम का भी धंधा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। रीमा जब अफजल बेगम के पास चली जाती है, इस धंधे में उतरने से साफ मना कर देती है। इसलिए सबसे पहले अफजल बेगम के आदमी ही रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद से जब रीमा को लग जाता है कि अब इस चुंगल से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी, आखिरकार ना चाहते हुए भी रीमा इस धंधे पे उतर जाती है। जैसे ही इस धंधे में उतरती है, रीमा के ऊपर ढेरों सारा पैसा लूटना शुरू हो जाता है। अफजल बेगम रीमा से अच्छा खासा पैसा कमाती है। लगभग 2 साल का समय गुजरता है, लेकिन 2 साल बाद अफजल बेगम की परेशानी तब बढ़ जाती है जब रीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद से अफजल बेगम रीमा को दवा भी देती है, लेकिन वो दवा भी रीमा के ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए अब अफजल बेगम सोच में पड़ जाती है कि रीमा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक भी रीमा अभी बालिग नहीं हुई थी। अब अफजल बेगम ये सोचने लगती है कि अगर उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए खुद अफजल बेगम रीमा को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जाती है, बल्कि उसके धंधे में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम है पुष्पा, पुष्पा के साथ रीमा को मार्केट में डॉक्टर के पास भेजती है। पुष्पा जब रीमा को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, इधर रीमा पुष्पा को कैसे भी चकमा देकर वहाँ से फरार हो जाती है और सीधे वाराणसी रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है और वहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधे मऊ अपने घर पहुँच जाती है। साल 2023 के शुरुआती महीने में लगभग 2 साल के बाद रीमा जब अपने घर पे पहुँचती है, उसकी माँ जब अपनी बच्ची को देखती है, देखकर चीख चीख करके रोने लगती है। रीमा भी रोते हुए अपनी माँ से अपनी पूरी दास्तां बता देती है। जैसे ही अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में बताती है, सुन कर के रीमा की माँ इस प्रकार से गुस्से में आती है कि तुरंत ही अपनी बच्ची का हाथ पकड़ती है और सीधे थाने में पहुंच जाती है और थाने में जा कर के रीमा की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस जब रीमा की पूरी कहानी सुनती है तो मुकदमा दर्ज नहीं करती है, बल्कि रीमा के माँ को समझाते हुए कहती है कि ये मामला यहाँ का नहीं है, अपनी बच्ची को लेकर के वाराणसी जाओ और वहाँ के जा कर के नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करो। रीमा की माँ अपनी बच्ची को लेकर के वाराणसी जाती है और इसी शिवदासपुर पुलिस थाने में जाती है और पुलिस से अपनी बच्ची की पूरी कहानी बताती है। जब अपनी बच्ची की पूरी कहानी बताती है, इसे सुनने के बावजूद भी शिवदासपुर की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है,
क्योंकि जहाँ पे देह व्यापार का धंधा चलता है वहाँ के आसपास की पुलिस भी कहीं ना कहीं उनसे साँठ-गाँठ करके रहती है। इसीलिए शायद शिवदासपुर पुलिस चौकी रीमा की मुकदमा दर्ज नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा की मां अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। रीमा की मां अपनी बच्ची को लेकर के इसी वाराणसी के महिला आयोग संगठन से जाकर के मुलाकात करती है, जिस संगठन का नाम है गुड़िया संस्था। गुड़िया संस्था के संचालक है अजीत सिंह। अजीत सिंह जो इस देह व्यापार के धंधे में काम करने वाली न जाने कितने लड़कियों को अब तक इंसाफ दिला चुके हैं। अजीत सिंह से जा कर के जब अपनी बच्ची की पूरी कहानी बताती है, अजीत सिंह रीमा और उसकी मां को लेकर फिर से शिवदासपुर पुलिस थाने में जाते हैं और जा कर के पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। तब जा कर के पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद 9 जुलाई 2023 को अफजल बेगम को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे छापा मारती है। तो मालूम चलता है कि अफजल बेगम अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। पुलिस अफजल बेगम के हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। इधर रीमा की मां अपनी बच्ची को लेकर के घर पे पहुंच जाती है। सबसे पहले अपनी बच्ची का गर्भपात कराती है। रीमा जैसे ही ठीक हो जाती है, उसके बाद से रीमा की मां अपनी बच्ची का देवरिया का रहने वाला सुरेश प्रसाद से शादी कर देती है। रीमा जब सुरेश प्रसाद से शादी करती है, अपनी पिछली पूरी कहानी अपने पति सुरेश से बता देती है। सुरेश भी जब अपनी पत्नी की पूरी तकलीफ़ों को सुनता है, उसकी पूरी कहानी को जानता है, ये सब कुछ जानने के बाद ही रीमा को अपना लेता है। सुरेश के पिता जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन सुरेश अपनी माँ मालती देवी के साथ रहता है। लेकिन मालती देवी को जब रीमा की पूरी करतूतों के बारे में मालूम चलता है, मालती देवी अपनी बहू रीमा से नफरत करने लगती है। सुरेश जो मुंबई शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शादी करने के बाद सुरेश जब अपनी नौकरी पे चला जाता है, इधर अफजल बेगम के लोगों को जब मालूम चलता है कि रीमा की शादी हो चुकी है, अब अफजल बेगम के लोग रीमा के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि कैसे भी करके तुम केस वापस ले लो। रीमा जब केस वापस लेने से इनकार कर देती है, एक दिन अफजल बेगम के कुछ लोग रीमा के ससुराल में पहुंच जाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। इस बात की जानकारी जब गुड़िया संस्था के संचालक अजीत सिंह को जब मालूम चलता है, जा कर के पुलिस से कंप्लेन करते हैं। पुलिस फिर से रीमा की तलाश करना शुरू कर देती है और बहुत जल्द ही रीमा को ढूंढ निकालती है। और रीमा को ढूंढने के बाद पुलिस रीमा को उसके मां के हवाले कर देती है। रीमा अपने ससुराल नहीं जाती है, बल्कि अपने मां के पास रहने लगती है। रीमा जैसे ही अपने मां के पास पहुंच जाती है, उसके बाद से पुलिस अब अफजल बेगम की सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर देती है। जब अफजल बेगम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी एक खबरी थाने में जाता है और अफजल बेगम के बारे में सूचना पुलिस को देता है। पुलिस को जैसे ही अफजल बेगम के लोकेशन मालूम चल जाता है, 23 नवंबर 2023 को पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और अफजल बेगम को अपने कस्टडी में ले लेती है। इधर रीमा जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो अपने ससुराल नहीं जाती है, बल्कि अपने माँ के ही साथ रहने लगती है। इसीलिए गुड़िया संस्था के संचालक अजीत सिंह उसे सिलाई मशीन खरीद कर दे देते हैं। रीमा उसी सिलाई मशीन से लोगों के कुछ कपड़े सिलकर अपना पालन पोषण कर रही है। लेकिन इस बात की जानकारी जब मीडिया के कुछ लोगों को मालूम चलता है, कुछ मीडिया के लोग जाकर रीमा से पूछताछ करते हैं। रीमा मीडिया वालों को जवाब देते हुए कहती है कि मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि मेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियाँ इस लाइन में आकर के फंस चुकी है। कुछ लड़कियाँ जब इस लाइन से बाहर निकलती है, समाज उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, इसलिए मजबूर होकर के वो लड़कियाँ खुद को ख़त्म कर लेती है। मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि जब भी इस गंदगी से हम लोग बाहर निकलें, हम भी इस समाज में उतना ही सर उठा करके जिएँ जितना बाकी के लोग अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि इस लाइन में जब हम लोग जाते हैं, गलत हमारे साथ तो होता है, लेकिन गलती हमारी नहीं होती है। अगर समाज के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती समाज के उन लोगों को है जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं। फिलहाल पुलिस अभी अजय और प्रकाश की भी तलाश जारी रखी है, जिन्होंने पहली बार रीमा के साथ गलत किया था। दरअसल ये दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि हम उन दोनों की तलाश कर रहे हैं, जितना जल्द हो सके
दोनों को अपने कस्टडी में लेकर आएंगे। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।